ठीक है। ठीक सर। ओके मनोज जी, आपका जी सर। मैं आपका इंटरव्यू शुरू कर रहा हूँ। आप क्या पहले से जुड़े हुए थे, इसमें सुन रहे थे? जी सर। जी सर। हाँ, तब आपको परिचय की आवश्यकता नहीं है। जी पैनल सर। आपका इंटरव्यू शुरू करेगा और इस जी सर। इंटरव्यू के बाद में हम सभी आपको अपना इनपुट्स देंगे, तो जी आप सर। उनको नोट करेंगे। जी आपका सर। मैं फॉर्मल इंटरव्यू शुरू करता हूँ। आपकी जी सर। डेट ऑफ बर्थ है 18/10/1981। जी सर। 1981। आप कुछ ज्यादा एज में नहीं हो गए? इतना लेट कैसे आए आरएस के लिए? सर मैं 99 बैच का ग्राम सेवक हूँ सर, वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी। हेलो। वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हो। आपकी जी आवाज आ सर। रही है, आप माइक को छोड़ दें, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। 1981 तो में आप से लेकर अब आप जो है आरएस के लिए आए हो, तो मेरी नज़र में तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सेलेक्ट करना चाहिए। आपको सेलेक्ट क्यों करें हम? नहीं सर, जो एक प्रशासनिक अधिकारी में गुण होने चाहिए, जो मैंने देखा है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काम करते हुए, मैं खुद से उनकी तुलना करता हूं, या जैसे मेरे दोस्त बताते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो गुण जो एक प्रशासनिक अधिकारी में है, वो सब गुण मेरे में विद्यमान है। और मैंने सर इस अरे परीक्षा के आपसे लिए गत 4 आपसे वर्षों से। आपसे बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं, नए युवा जो आ रहे हैं आजकल। तो राजनीति में युवा लोगों की जो है डिमांड बढ़ रही है, नए लोगों को मौका देना चाहिए। आप तो ऑलरेडी जॉब में हो। आपका जी सर। सिलेक्शन करना मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन के लिए और सिस्टम के लिए उपयुक्त रहेगा। ये फाइनेंशियल नहीं, बर्डन होगा गवर्नमेंट के ऊपर। नहीं सर, मैंने प्रशासन में ग्राउंड लेवल पे जो ग्राम पंचायत विकेंद्रीकरण संस्था है, जो काम किया है, जो प्रशासन को आवश्यकता है, जहां मैं प्रशासनिक अधिकारी बन के नीतियों के निर्माण में अपनी सलाह दे सकता हूं, वो एक युवा की बजाय जो एक सीधा फील्ड में उतरेगा, उससे एक बेहतर सलाह मैं प्रदान कर सकता हूं। अच्छा, ऐसी क्या सलाह देंगे? आप वीडियो रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी रहे हैं। जी सर। क्या आप ये बताएंगे कि ग्राम विकास अधिकारी की पद सौंपाने की व्यवस्था क्या है? पद सौंपने की व्यवस्था सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी और श्रीमान अतिरिक्त आप मुख्य नीचे से कार्यकारी, शुरू करें, नीचे से शुरू करें। नीचे से ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, विकास अधिकारी और श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अच्छा, और ये पद सौंपाने की व्यवस्था राजस्थान में कब से शुरू की है? 94 के अमेंडमेंट के बाद सर। क्या क्लियर है आप 94 के अमेंडमेंट के बाद में? नहीं, कुछ पद जो सर्जित किए हैं सर, 2 पद, वो उसके बाद हैं, बाकी पद पहले से ही सर्जित थे ग्राम विकास 59 से अधिकारी सर। नाम का पद तो पहले होता ही नहीं था। ग्राम सेक्रेटरी सेवक नाम कहते था हैं हम सर, तो। ग्राम सेवक प्रदेश सचिव नाम का पद था सर पहले। आपका आपने लिखा है कि टू टॉक विथ ओल्ड एज पर्सन आपकी हॉबी है ये। जी सर। बहुत नई नई तरह की हॉबी बताई है आपने। बूढ़े बुजुर्ग लोगों के साथ बात करना आपकी हॉबी है। जी सर। आप वीडियो भी हैं, दो वैरायटी जी, आप में दिख रही हैं, तो आप ये जी बताएं कि सर। कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो इन बुजुर्ग लोगों के लिए आप फायदा दे सकते हो। सर पेंशन स्कीम जो है भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, और पेंशन के राजस्थान अलावा बताएं। पेंशन में खाद्य सुरक्षा के अंदर हम लाभान्वित कर सकते हैं लोगों को। और आवास योजना में सर, और ये जो आपने कृषक जो तीन हैं। स्कीम बताई हैं, उन तीन में जी से सर। दो सामान्य व्यक्तियों के लिए हैं। केवल पेंशन स्कीम जो है वृद्ध जनों के लिए है। मैं जी चाह रहा सर। हूं कि केवल वृद्ध जनों के लिए, जिनसे आप बातें करना पसंद करते हैं, उन लोगों के जी सर। लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? सरकार की कौन सी योजना स्कीम का में? निःशुल्क दवा योजना सर, निःशुल्क दवा योजना, पेंशन योजना, आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, ये रिपीट। सब आप योजनाएं सर। आपका आपका जो ओल्ड एज पर्सन का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसने आपको प्रभावित किया हो, तो संक्षिप्त में शेयर करें। सर जब जॉब लगी तो छोटी उम्र थी, तो उस टाइम जो मैंने देखा, वृद्ध जनों को बहुत समस्याएं आती हैं। तो
तभी से मेरी एक रुचि पैदा हुई ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों के साथ मिलकर काम करने की। और ये करते करते मेरे को ये महसूस हुआ भी हम अपनी समस्याओं का बेहतर समाधान भी आपका उनसे पा किसी सकते से हैं। बात करते हुए एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस किसी से, ऐसा कोई बातचीत किसी वृद्ध से हुई हो जिसने आपको प्रभावित किया हो, वो कोई एक्सपीरियंस आपका शेयर कीजिए। सन 2000 की बात बताता हूँ। जब मेरी पोस्टिंग हुई तो किसी गांव में एक विवाद हो गया पंचायत में। तो वो विवाद इस तरीके तक का था भी हम उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। और एक जो वृद्ध व्यक्ति थे, तो हमें लग रहा था इनको कुछ नहीं पता, तो उन्होंने विद इन 5 मिनट उस समस्या का समाधान कर दिया था। अच्छा, ये तो आपके बातचीत से तो नहीं निकला। जी सर। आपके वृद्ध व्यक्ति से बात करने का नतीजा नहीं था वो। वृद्ध व्यक्ति से बात की तो निकला ना सर। अच्छा, एक पट जन आप फिल्म में देखते हैं? नहीं सर। फिल्म नहीं देखते हैं। नहीं सर। आप मीटिंग्स में जाते हैं? जी सर। तो आप मीटिंग्स में जाते हैं, तो जब रात्रि चौपाल होती है तो आपका क्या रोल होता है? रात्रि चौपाल के लिए व्यवस्थाएं करना, समस्याओं के समाधान के लिए, जैसे मान लो एसडीएम साहब या सीओ सर चौपाल लगाते हैं, तो एक शुरुआत में पहला टेबल या उन समस्याओं को पंजीकरण करके आगे संबंधित विभाग को भेजना, और माननीय जो भी अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा जो भी उसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजन की पालना करवाना। लोक सेवा गारंटी अधिनियम का कुछ रजिस्टर मेंटेन करते हैं आप? जी सर। क्या होता है वो? लोक सेवा जो निर्धारित समय अवधि है उसमें जो अपने उनको सुविधा दे सकते हैं, उसके लिए एक रजिस्टर संचालित किया जाता है सर। आपके ग्राम विकास अधिकारी रहते हुए आपके पास कौन कौन सी सेवाएं हैं जो लोक सेवा गारंटी एक्ट के अंतर्गत आती हैं? सर पंचायती राज की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो सभी इसके अंदर कवर्ड होती हैं सर। ठीक है सर। उपाध्याय सर। उपाध्याय सर। उपाध्याय सर नहीं है। जैन मैम आप लीजिए। यस सर, यस सर। मनोज जी। आप आ गए हैं उपाध्याय सर। हाँ मैडम। प्रणाम मैडम। हेलो। हाँ, प्रणाम मैडम। खुश रहिए। जी आप ये गंगानगर से बिलोंग करते हैं? जी मैडम। तो गंगानगर का पुराना नाम क्या था? रामनगर सर। रामनगर। गुड। बुढ़ा जोड़ मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है। जी मैडम। मेला कब लगता है? बुढ़ा जोड़। सावन मास की अमावस्या को मैडम। ठीक है। बहुत सारे अपने जो कहना चाहिए संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूट है, वो फॉरेन कोलैबोरेशन से भी एस्टैब्लिश हुए इंडिया में। तो ऐसा कोई कृषि फार्म है जो विदेशी सहायता से सूरतगढ़ में स्थापित हुआ? हाँ जी हाँ जी, यांत्रिक कृषि फार्म है मैडम। जी, यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ का, रूस की सहायता से मैडम। वेरी गुड। जगजीत सिंह जी का पूरा नाम बताइए। मूल नाम क्या था इनका? जगजीत सिंह का मूल नाम क्या था? नहीं मैडम, मेरे को इस विषय में जानकारी नहीं है। जगमोहन सिंह था। जी। श्रीनगर गंगानगर जिला हाँ जी। बना, किस समय अस्तित्व में आया? 30 मार्च 1949 को बीकानेर संभाग, बीकानेर से पृथक होकर। वेरी गुड। आपके यहाँ से गंगा ये जो है इंदिरा गांधी नहर भी आपके यहाँ की बहुत कहना चाहिए प्रॉस्पेरिटी देती है। तो जी मैडम। इस नहर का उद्घाटन कब हुआ और किसने किया था? गृह मंत्री डॉक्टर वल्लभ पंत ने 1958 में मैडम, 31 मार्च 1958। वेरी गुड। तो इस नहर से कितने जिले जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं? 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं मैडम। कोई एक विशेष जिला जो सबसे ज्यादा लाभान्वित हो रहा हो? गंगानगर मैडम। गंगानगर।
और आप खुद भी गंगानगर से बिलोंग करते हैं। जी जी मैडम। यदि आप आरएस में सिलेक्ट हो गए और गंगानगर एसडीएम बनकर ही आ गए, जी मैडम। आप इस नहर का उपयोग और किसी काम में भी कर सकते हैं। नहीं केवल मैडम, गंगानगर अगर मैं गंगानगर एसडीएम बनता हूँ तो गंगानगर में ये नहर नहीं गुजरती मैडम। नहीं गंगानगर गुजरती। एसडीएम में, गंगानगर में नहीं गुजरती। गंगानगर एसडीएम बनूं तो गंगानगर जो ब्लॉक है वहां ये नहर नहीं गुजरती मैडम। किसी भी ब्लॉक से नहीं आ रही है। नहीं, गंगानगर ब्लॉक में नहीं आ रही। अगर मैं सूरतगढ़ एसडीएम हूँ या अनूपगढ़ हूँ, गड़साना हूँ, विजयनगर एसडीएम हूँ तो वहां से गुजरती है मैडम नहर। तो जैसे आपने बोला अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ में तो अफीम की खेती और इस तरह से बहुत होती है, तो ये कोई वहां के लोगों के लिए मतलब ये कहना चाहिए संपन्नता का प्रतीक है या नशे के लिए ये थोड़ा? नहीं मैडम, गंगानगर में अफीम की खेती नहीं होती। अनूपगढ़ में नहीं होती मैडम। गंगानगर जिले में अफीम की खेती नहीं होती। बिल्कुल नहीं हो रही है। नहीं 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 मैडम, नशा बहुत ज्यादा है, ये बात सत्य है, लेकिन खेती नहीं होती। तो ये सर एक लास्ट क्वेश्चन है। जी मैडम। नहर का हेड पॉइंट और जीरो पॉइंट क्या होता है सर? हाँ जी। नहर, किसी भी नहर का बिंदु और जीरो पॉइंट दो चीज होती है, ये क्या है? मैं सुन नहीं पाया मैडम। जीरो पॉइंट और दूसरा क्या पूछ रहे हो? हेड पॉइंट और जीरो पॉइंट। हेड पॉइंट्स का मेरे को पता है मैडम, जीरो पॉइंट का नहीं पता। हेड पॉइंट्स तो वो यहाँ से हेड निकलते हैं। हेड का मतलब एक मुख्य शाखा निकलती है, इसको ऐसे कहा जा सकता है। और वहां से कुछ एक पर्टिकुलर एरिया को पानी निकलता है उस नहर से। और जीरो के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है मैडम। ठीक है, क्षमा चाहूंगा सर अंतिम बिंदु जो होता है वो जीरो पॉइंट होता है। थैंक यू। थैंक यू मैडम। हेलो, उपाध्याय सर। प्रणाम सर। हाँ हाँ, नमस्ते, शुभ मंगल कामनाएं। प्रणाम सर। प्रणाम सर। शुभ मंगल कामनाएं। मनोज जी। जी सर। आप तो ग्राम विकास अधिकारी हैं। जी सर। आज क्या वार है? मंगलवार है सर आज। अच्छा यू आर वेरी वेल अलर्ट, इट मीन्स सो। मैं 2-4-5 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जी सर। आप ग्राम विकास अधिकारी तो हैं ही। जी सर। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए कानून बना था, उसके बारे में आपको जानकारी है? क्या क्या आवाज नहीं आ रही सर? रूरल डेवलपमेंट। जी सर। रूरल डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण विकास के लिए एक राज्य सेवा जी सर। जी सर। किया गया था 2008-7 में सर। 2008 राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा। 2008 शायद सही बोला था आपने, है ना? हाँ जी, राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा सर। हाँ, ये कौन से कानून के तहत किया गया था? किस कानून में संशोधन करके किया गया था? कानून नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है सर इस बारे में। कौन से अधिनियम में संशोधन के द्वारा 2008 में ग्रामीण विकास संगठन की शुरुआत की गई थी? पंचायती राज नियम 1994 में सर। हाँ, पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करके 2008 में और ये रूरल डेवलपमेंट सर्विस की शुरुआत की गई थी। जी सर। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि रूरल डेवलपमेंट में जी सर जो पंचायत समिति क्या भूमिका रहती है? सर पंचायत समिति एक मध्यस्थ की भूमिका में रहती है और इसके साथ साथ पंचायत समिति योजनाओं का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण। तो कोई भी योजना जी सर किस लेवल पर, किस स्तर पर योजना का निर्माण किया जाता है? सर वर्तमान में 3 स्तरों पर ही योजनाओं का निर्माण किया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जीपीडीपी अपनी योजना, अपना विकास के नाम से वर्तमान में एक प्लान बनाया जाता है जो ग्राम पंचायत लेवल पे बनता है। उसके बाद में पंचायत समिति लेवल पे एग्जाई होता है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाई होता है। गुड 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 गुड, वेरी गुड। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक
एसडीएम की, उपखंड अधिकारी की क्या भूमिका होती है ग्रामीण विकास में? सर एसडीएम की डायरेक्ट रूप में तो कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन एक एसडीएम एक कुछ हद तक नियंत्रक के रूप में, और पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उसमें जो जैसे पंचायत समिति का चुनाव है सर, तो उसमें प्रथम बैठक का आयोजन माननीय उपखंड अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में किया जाता है। ये पंचायत समिति या पंचायत राज में चुनाव की व्यवस्था और उसमें आरक्षण की व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? ये 94 से सर। अच्छा, एक 73वां संशोधन विधेयक जो आया था, हाँ जी, हाँ जी, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी? उसमें 20 लाख से अगर जनसंख्या राज्य की ज्यादा है तो 3 स्तर होंगे, अगर 20 लाख से कम किसी राज्य की जनसंख्या हो तो वहां 2 स्तर की व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था को भी समझा दीजिए आप। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सर। अच्छा, तो जिला परिषद का संगठन कैसे होता है? आप तो इससे जुड़े हुए हैं काफी सालों से। जी सर, जिला परिषद के डायरेक्टर्स का चुनाव होता है। वो डायरेक्टर्स अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जो जिला प्रमुख का पद है उसका अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाता है, और जो डायरेक्टर्स हैं उनका जनता प्रत्यक्ष तरीके से। जिला परिषद के जो जिला प्रमुख हैं, जी सर, उनका चुनाव कौन करते हैं? जिला परिषद के डायरेक्टर करते हैं सर, जिला परिषद के जो सदस्य हैं। और जिला परिषद के सदस्यों को डायरेक्टर भी कहते हैं? सदस्य, डायरेक्टर सदस्य हो गया सर, डायरेक्टर नाम से बोलते हैं सर। पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, ऐसे जिला योजना समिति होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जिला योजना समिति की अध्यक्षता जिला प्रमुख सर। जिला प्रमुख करता है। तो जिला योजना समिति के क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य हैं? जिले की जो नगर पालिका या ग्राम पंचायत जितने लेवल पे योजनाएं तैयार होती हैं उसको एक एग्जाई रूप देके जिला योजना प्रकाशित करना और राज्य सरकार को भिजवाना। अच्छा, तो ये नगर निगम जो है, शहरी स्थानीय सुशासन में शहरी प्रशासन के लिए, नगर निगम के लिए क्या जैसे कहना चाहिए आवश्यक, कितनी जनसंख्या जरूरी होती है नगर निगम के लिए? नगर निगम के लिए 4 लाख सर। 4 लाख पक्का? जी सर। नहीं यार, थोड़ी ज्यादा है। नहीं सर, ज्यादा है मेरे ख्याल से। नहीं सर। और नगर पालिका के लिए? 1 लाख सर। और नगर परिषद के लिए? 2 लाख सर। तो आप आरएएस अधिकारी बनना चाहते हैं? जी सर। तो अभी आरएएस अधिकारी की सैलरी क्या, कौन सी ग्रेड है? L14 सर। L14 सर। L14 में क्या ग्रेड पे होती है? 5400 ग्रेड पे है सर। 5400 ग्रेड पे है। अभी आरएएस टोटल राजस्थान में आरएएस अधिकारियों का कैडर कितना है? 816 सर। गुड, जिसमें से 479 डायरेक्ट भरते हैं, बाकी तहसीलदार से प्रमोट ही हैं सर। वेरी गुड, ये तो आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है इसका मतलब। अच्छा, मुझे एक सवाल और बता दें आप कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन, घोषणा तो 1949 में हुई होगी, लेकिन गठन 1950 में हुआ। जी सर। इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? श्री घोष जी सर। कौन थे? एसके घोष। एसके घोष। किस पद पे थे वो? पद का ध्यान नहीं है सर मेरे को, किस पद पे थे। वो आरपीएससी चेयरमैन बने पहले। सर्वोच्च न्यायाधीश। जी सर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। जी सर। है ना? और प्रथम 2 सदस्य किन किन को बनाया गया? नहीं सॉरी सर, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। चलो कोई नहीं। एक देवीशंकर तिवारी थे और एक श्री एनआर चंदोरकर थे। देवीशंकर तिवारी जयपुर के थे। जी सर। वो स्टेट सर्विस में रह चुके थे पहले। जी सर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। जी सर। अच्छा, एक सवाल आखिरी और बताएं आप मेरे को, राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 11316 सर वर्तमान में। 11316? जी सर। है ना? इसमें ये पहले जो पंचायत कुल पंचायतें थी उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? 1400 समथिंग। पहले 9891 थी सर। हाँ, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो बस मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। क्या निश्चित रूप से ग्राम का विकास करते हुए प्रशासनिक अधिकारी बने, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। अतुल सर।
मनोज जी, प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम सुनते हैं आप? नाम सर, प्रणाम सर। अच्छा, अभी जी जी, अभी जो जून में मन की बात प्रोग्राम हुआ था उसमें आपकी हॉबी से जुड़ी कुछ चर्चा की थी प्रधानमंत्री जी ने, बताएंगे? नहीं सर, सॉरी, मैं सुन नहीं पाया सर मन की बात अब की बार। नहीं, अब काम की का नहीं, सर अभी वर्कलोड ज्यादा है 2 महीने पहले जो जून में मन की बात हुई थी उसमें चर्चा की थी, उन्होंने बहुत सर। महत्वपूर्ण एक सुझाव दिया था बच्चों को। सर कोविड चलने के बाद में समय का बहुत अभाव रहता है सर। कोविड में ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई सर। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इसलिए वक्त नहीं निकल पाता सर। चलिए, जी सर। राजस्थान में भी नशे की और ड्रग्स की समस्या है। जी सर। 4 जिले में देख रहा था कि जहां काफी गंभीर समस्या है, एक जिला आपका भी है उसमें। जी सर। जी सर। और कौन से 3 जिले हैं? बीकानेर सर, हनुमानगढ़, चूरू। जी, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और गंगानगर, चूरू सर। चुरू या झुंझुनू? चूरू सर, शायद मे बी। अच्छा, मुझे झुंझुनू की जानकारी है। नहीं, वैसे तो सर नशा क्यों? सभी जिलों में भी है, राजमंद में भी आज नशा, भीलवाड़ा, जी, राजमंद, सब जगह। अब चांस की बात है कि आज ही न्यूज़पेपर में देख रहा था कि 90% जो समस्या है नशे की वो इन 4 जिलों में है, उसमें झुंझुनू है चौथा। जी सर, आज तो सुबह से मीटिंग चल रही है सर, सीधा मीटिंग से आया हूँ। अच्छा अच्छा, आज सुबह से मीटिंग चल रही है। जी क्यों सर। है ये समस्या इन जिलों में इतनी ज्यादा? सर गंगानगर जिला है जो गोल्डन क्रिसेंट जो है, मान लो ये एक तरफ तो पाकिस्तान का और एक तरफ पंजाब और दिल्ली, एक ट्रायंगल पर स्थित है सर गंगानगर। तो पंजाब में कुछ समय से आपने देखा होगा, एक तो वहां कर्फ्यू रहा सर, और उससे इसी बीच नशे पे खूब कार्रवाई हुई। अच्छा जी। तो वो एक सुरक्षित स्थान की तलाश में राजस्थान की तरफ, ये जो बॉर्डर के जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, जो तस्कर है उन्होंने गंगानगर जिले की तरफ मूव किया सर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। अच्छा अच्छा, तो हमारे देश में भी बड़ा चर्चित है आजकल ये सारा इशू, ड्रग्स और नशा क्या चल रहा है चर्चा में? सर ड्रग्स तो मेडिकेटेड नशा है जो युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है सर। आजकल क्यों है चर्चा में ये? मैं मतलब नहीं समझा सर। ये जो ड्रग्स वाला इशू है आजकल बहुत चर्चा में है, टीवी चैनल देखें, न्यूज़पेपर देखें, हर जगह क्यों चर्चा में है ये इशू आजकल? नहीं, क्षमा चाहता हूँ सर, मेरे को इस विषय में जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी, सुशांत सिंह का नाम सुना है आपने? जी 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 सर, जी सर, जी सर, जी सर, सर सर सॉरी सर। सुशांत सिंह अच्छा केस में, जी सर। अच्छा, ये एनसीबी क्या है? नार्कोटिक्स कंट्रोलिंग ब्यूरो सर। अच्छा, क्या काम होता है इसका? जो नशे का अवैध व्यापार करते हैं उन पे प्रभावी कार्रवाई करना। तो 3 संस्थाओं के नाम ले रहा हूं मैं, जरा एक एक लाइन में इनके काम मुझे बताइए। एक सीबीआई, एक जी सर। ईडी और एक एनसीबी, तीनों चर्चा में है अभी। जी सर, ईडी प्रवर्तन जी निर्देशालय जो मनी लॉन्ड्रिंग और के मामले में कार्रवाई करता है। नार्कोटिक्स ब्यूरो है जो वो जो अवैध नशे के विरुद्ध कार्रवाई करता है, और सीबीआई है जो भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करता है। सीबीआई केवल भ्रष्टाचार के मामले की जांच करता है? जी सर। सीबीआई केवल भ्रष्टाचार के मामले देखता है? नहीं सर, जो मामले सीबीआई को सौंपे जाएं सर, अच्छा ओनली भ्रष्टाचार नहीं सर। अच्छा, चलिए, आपने मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का जिक्र किया है। जी सर। अभी राजस्थान के कोई विधायक जी हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हैं, एफआईआर हुई है उनके ऊपर? जी सर। कुछ है आइडिया इस बारे में? जी, गजेंद्र सिंह जी सर। गजेंद्र सिंह हैं? जी सर। कहाँ के विधायक हैं? विधायक तो सर एक्चुअली मेरे को नहीं पर्टिकुलर पता है कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। सांसद है, मंत्री हैं सर। वो तो सांसद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत तो मंत्री हैं। हाँ सांसद हैं सर, सॉरी सर, सांसद हैं। केंद्रीय मंत्री। उनके संसदीय क्षेत्र का मुझे ज्ञान नहीं है सर, वो सेंटर में मंत्री हैं सर। पुखराज गर्ग हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। जी सर। गोपालगढ़ के विधायक हैं। जी सर। क्या होती है ये मनी लॉन्ड्रिंग? धन का जो काले धन को सफेद करने के लिए, या इन पे जो कार्रवाई हुई वो कोई संजीवनी कुछ सोसाइटी थी, उसके अंदर इनके ऊपर कार्रवाई हुई सर, गजेंद्र सिंह पे।
अच्छा, नहीं मैं पूछा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मुझे ये डिफाइन कीजिए एक लाइन में। नहीं सर, क्षमा चाहता हूँ सर इस बारे में। अच्छा, टेरर फंडिंग जानते हैं क्या होती है? नहीं नहीं सर, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है सर। अच्छा, उसकी भी जानकारी नहीं है। नहीं नहीं सर। गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हुई है कल हमारे देश में, राज्यपालों का सम्मेलन, जी सर। क्या इशू था? नहीं सर, इस बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, उसकी भी जानकारी नहीं है आपको? नहीं 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 सर। अच्छा, चलिए, आप ग्राम विकास अधिकारी हैं, राइट टू जी सर। रिकॉल क्या होता है मुझे बताइए? राइट टू रिकॉल जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाना, जनता के हाथ में अंतिम लोकतंत्र सौंपना, लोकतंत्र का अंतिम विकेंद्रीकरण करना। तो ऐसा राजस्थान में है? राइट टू रिकॉल की व्यवस्था राजस्थान में नहीं है सर। कभी नहीं थी राजस्थान में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था? बीच में लागू की थी सर, अभी उसको शायद बंद कर दिया सर। अच्छा, लेकिन अभी नहीं है, कंफर्म है आप? जी सर। अच्छा, राजस्थान में और एक प्रावधान हुआ था, 2 से ज्यादा बच्चे हो तो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्या अभी भी है प्रावधान? जी सर। जी सर, अभी भी प्रावधान है सर। अच्छा, कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं भी तय की गई है क्या? अभी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान हटा दिया गया सर। अच्छा, इस चुनाव क्यों में ऐसा सर हुआ? सरकार की तरफ से ये मत था कि जो ग्रामीण संस्थाएं हैं वो एक बुजुर्ग आदमी या एक अनुभवी आदमी शैक्षणिक योग्यता वाले आदमी से बेहतर तरीके से चला सकता है। आपको लगता है ऐसा कि शिक्षा या साक्षरता इन चीजों की जरूरत नहीं होती है राजनीति साक्षरता और की प्रशासन के क्षेत्र में? सर, मेरे व्यू से साक्षरता की जरूरत है सर। अगर साक्षरता नहीं होगी तो जनप्रतिनिधि एक प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। साक्षर होना जरूरी है, और अगर साक्षरता से ऊपर अपने बढ़े तो जो भी मापदंड हो वो हर स्तर पर लागू हो, फिर ओनली पंचायती राज में ही लागू नहीं हो। ये मेरा पर्सनल मत है। अच्छा अच्छा, चलिए, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जी सर। सरकार के खिलाफ कुछ आंदोलन कर रहे हैं, सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनको छोड़ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? सर, राज्य कर्मचारी जो इस कोविड में सरकार द्वारा प्रतिमाह अब वर्तमान में प्रतिमाह 1 दिन का जो वेतन काटने की घोषणा की गई है उससे असंतुष्ट हैं, इसलिए वो एक ऐसा कदम उठा रहे हैं सर, क्या जिसमें आपको नहीं लगता अपना कि रोष। सरकारी कर्मचारियों की कोई जिम्मेदारी है समाज के प्रति? सर, सरकार की जिम्मेदारी है तो कर्मचारियों की गवर्नमेंट के प्रति जिम्मेदारी है, तो गवर्नमेंट की भी अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी है सर। नहीं तो अगर 1 दिन का वेतन कटता है सरकारी कर्मचारियों का, तो इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कोई आपत्ति होनी चाहिए। नहीं सर, इससे पहले भी मार्च में कर्मचारियों का वेतन 3 दिन का काट लिया गया, कर्मचारियों से स्वैच्छिक सहयोग भी मांगा गया। आज जब ऐसा दौर है सर, हम सुबह 6 बजे से लगते हैं और शाम को 6 बजे तक हमें टाइम भी नहीं मिलता, तो ऐसे दौर में वेतन काटना न्याय संगत नहीं है। चलिए, ठीक है सर। जी सर। दुबे Thank you, सर। sir. दुबे सर। मिस्टर कुमार, जी सर, प्रणाम सर। ट्रांसपेरेंसी का नाम आप सुने होंगे, जी सर। प्रशासन में बड़ी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप ऑलरेडी सरकारी व्यवस्था में काम कर रहे हैं, हम लोग जी भी सर। सरकारी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जी सर। इसलिए बातें बड़ा वही प्रासंगिक हो चुकी है आजकल। जी सर। और उसमें प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल मीन्स की बात की गई है, जिसको बोलते हैं संस्थात्मक उपाय। जी सर। वो कौन कौन से हैं, कुछ नाम बताइए, बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। पारदर्शिता के लिए सर, पंचायती राज में बात करें तो ई ग्राम स्वराज No, पोर्टल I am की। not saying about the पंचायती राज only। नहीं सर, मैं अभी पूरे प्रशासन की बात कर रहा हूँ। भारतवर्ष में प्रशासन में पारदर्शिता लाने के संस्थात्मक उपाय कौन कौन से हमारे यहाँ मीन्स हैं, उसके कुछ नाम बताइए। जैसे कि मैं एक नाम बता देता हूँ, हमारे यहाँ सूचना का अधिकार भी अधिनियम है। जी सर, सूचना का और भी है, अधिकार, बहुत सारी चीजें हैं, वो नाम बताइए जो आप उसमें। लोक सेवा गारंटी एक्ट सर, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, सुनवाई का अधिकार अधिनियम सर। हाँ, अच्छा, और लोकपाल, लोकायुक्त। हाँ, बहुत अच्छा। जी सर। क्यों स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं हो सकती है?
ई गवर्नेंस नहीं हो सकता है, प्रेस नहीं हो सकता है, संसदीय नियंत्रण नहीं हो सकता है। ये सर व्यवस्थाएं तो सब हैं। सब व्यवस्थाएं पहले से थी, कुछ ये नए सुधार किए गए हैं। पहले से थी तो मैं कहाँ पूछ रहा हूँ, कभी है वो बताओ आप। जी सर। मेरा प्रश्न ये है कि जी सर। प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए हमारे यहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल मीन्स की बात की गई है, तो आप पूरा बताओ, संसदीय नियंत्रण से लेकर के और प्रेस की स्वतंत्रता तक। जी सर। 2-3 आपने बताया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जी सर। एक चीज और बताओ आप, अभी जो ई गवर्नेंस की बात चल रही है, जी सर, ये ई गवर्नेंस होता क्या है? एक सेंटेंस में बताना है, ज्यादा नहीं बोलना है। प्रशासन में आईसीटी का यूज सर। प्रशासन में आईसीटी का यूज सर। बस इतना ही हो जाएगा क्या? एक सेंटेंस में पूछा सर। फॉर व्हाट? जी सर। फॉर व्हाट पर्पस? प्रशासन को जनता के लिए सर, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा क्रियान्वित करने के लिए ई गवर्नेंस सर। नहीं, कुछ बोल रहे हो आप, डेमोक्रेसी की परिभाषा मत बताओ मुझे। जी सर। अच्छा एक चीज बता दो, सिटीजन चार्टरशिप का नाम सुना है आपने? जी सर, नागरिक अधिकार पत्र। हाँ, ये तो आप पढ़े भी होंगे, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। जी सर। इसके बारे में थोड़ा बताइए, कब लागू हुआ, क्या है इसका उद्देश्य? नागरिक अधिकार पत्र नागरिकों और सरकार के जो विभाग हैं उनके बीच एक समझौता है, जिसके अंतर्गत सरकार के प्रति नागरिकों के अधिकार और सरकार के नागरिकों के प्रति कर्तव्य है, इन दोनों का उल्लेख किया जाता है। और इसके साथ साथ एक शिकायत निवारण पद्धति का भी इसमें प्रावधान है, जिसमें नागरिक समय समय पर सुझाव दे सकते हैं। और कुछ नहीं है? क्यों बनाया गया ये, क्या उद्देश्य था इसका? नागरिकों को संतुष्टिप्रद सेवाएं प्रदान करना निर्धारित समय अवधि में। अच्छा, और कुछ नहीं था उसमें, है? अच्छा एक चीज बता दीजिए, एक आप लोग पढ़े होंगे, एथिकल डायलेमा की बात होती है, नैतिक दुविधा। जी सर। ये क्या होती है नैतिक दुविधा, क्या इसकी भूमिका है प्रशासन में? सर प्रशासन में हमारे बीच जब हम काम कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, तो हम इस बात पर नहीं पहुंच पाते भी कौन सा काम सही है कौन सा गलत है, तो वो नैतिक दुविधा है सर। अच्छा ठीक है, अच्छा बोल रहे हो आप। अब इसमें एक चीज बता दो, मान लीजिए 2 चीज है, एक कानून है जहां के स्पष्ट नहीं है कानून। जी सर। फिर नेचुरली वहां डिसीजन लेना है आपको। जी सर। कोई ऐसी बातें होती है ना, आपके पास ऐसी फाइल आएगी जिसमें कि कानून जी सर। जी सर। तो कानून और अंतरात्मा 2 शब्द आ गया यहाँ। जी सर। तो कानून और अंतरात्मा में मुझे अंतर बता दो, क्या अंतर है? सर कानून तो संविधान का जो बात का जो लिखित कानून है, जो संविधान के तहत तय किया गया है, जो नियम कायदे कानून तय किए गए हैं उनके अनुसार निर्णय करना। और कुछ पोजीशन ऐसी आ जाती हैं जहां कानून की भाषा स्पष्ट नहीं हो पाती, तो वहां व्यक्ति एक लार्ज स्केल लाभान्वित हो। मेरा प्रश्न सुन लो पहले, मैंने क्या पूछा है, मैं उसकी प्रकृति नहीं पूछ रहा हूँ, तो कानून क्या होता है। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि कानून और उत्तरदायित्व में क्या अंतर है, कानून और कर्तव्य में क्या अंतर है, तो फिर आप और उलझते जाओगे। मेरा सीधा सवाल है कि कानून और अंतरात्मा में अंतर क्या है? कानून व्यक्ति पे बाहरी तौर पे थोपा जाता है और अंतरात्मा उसकी मन की आवाज है सर। अच्छा, और इसमें दबाव की स्थिति जो बनती है कानून में, वो कहां से बनती है, और अंतरात्मा में दबाव कहां से बनती है? कानून से ही दबाव बनता है। कई बार ऐसी पोजीशन क्रिएट हो जाती है सर जहां कानून, तो आप ऐसे स्पष्ट बोलना, आप बोलना चाह रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो स्पष्ट, आप समझ रहे हो, यही तो समस्या है ना। यही तो हम चेक कर रहे हैं कि आप उस शब्द तक बात पहुंचती है कि नहीं, हम जो पूछना चाहते हैं तो मेरे दिमाग में भी उसका जवाब है। इस कानून में क्या होता है, बाह्य दबाव की स्थिति रहती है, अंतरात्मा में आंतरिक दबाव की स्थिति होती है। जी सर। ऐसे बोलो ना, तब लगेगा ना हाँ यस, हम एक ऑफिसर से बात कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और बता दो आप, आजकल एक नया टर्म्स आया है, वो है स्मार्ट शासन की बात हो रही है। ये स्मार्ट शासन होता क्या है? स्मार्ट समझते हैं ना, SMART। जी सर, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट शासन। इसमें सिंपल से क्या मतलब है? सिंपल मतलब साधारण, बिल्कुल
टू द पॉइंट, लोगों को समझाए, छोटी बात। हाँ हाँ। और गुड गवर्नेंस में इसमें से कौन कौन से तत्व होने चाहिए? गुड गवर्नेंस में स्मार्ट्स के साथ टैप मैनेजमेंट भी साथ होना चाहिए सर। नहीं नहीं, इसमें जी 3 सर। तत्व ऐसे हैं जिसके बगैर गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता। वो कौन कौन से तत्व हैं इसमें? पारदर्शिता, हाँ उत्तरदायित्व, नैतिकता। हाँ, मैंने ART बोलो ना, 8 वाला जो जी लास्ट सर। में है, ART। जी सर। जी सर। 8 वाला, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऐसे क्लियर बोलो तुम लोग, हम एक ऑफिसर से बात कर रहे हैं। मैं कभी भी मान के चलता हूँ कि मैं ऑफिसर मेरे सामने बैठे हुए हैं। सर हम इंग्लिश अच्छा, मीडियम से नहीं है सर। एक चीज और बता दो आप, लास्ट क्वेश्चन मेरा। जी सर। आजकल पर्यावरणीय नैतिकता की बात हो रही है। जी सर। क्या है ये पर्यावरणीय नैतिकता? पर्यावरण के प्रति भी हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। जो पर्यावरणीय नैतिकता है, संसाधनों का जो यूज है वो नैतिकता के दायरे में किया जाए, संसाधनों का अनैतिक दोहन नहीं किया जाए। अच्छा, इसमें कौन कौन सा जो इसके नॉर्म्स बताए गए हैं? जैसे स्पोर्ट्स की जो आजकल बात चल रही है ना कि खेल कूद में भी नैतिकता होने की का भाव दिखता है, अनैतिक भाव दिखाई देने लगा है। ये जी स्पोर्ट्स सर। में नैतिकता कैसे, क्या भाव है? स्पोर्ट्स में नैतिकता का सर मैंने इस बारे में कुछ पढ़ा तो नहीं, आप कहें तो मैं बोल सकता हूँ सर। हाँ बोलो बोलो, आप गेस कर सकते हैं। जी ये सर। है नई टॉपिक है, आप लोग को पढ़ना भी है सब। जी सर। स्पोर्ट्स में नैतिकता है जो हम कई बार देखते हैं भी खिलाड़ी ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए, या कुछ अनदर अनैतिक गतिविधियां, जैसे किसी को बाहर रोक दिया गया। कुछ साल पहले एक ओलंपिक में ऐसा देखने को आया है, को मिला था। तो ये सब अनैतिकता है सर। आवश्यकता है नैतिकता को, खेल में नैतिकता को भी अपनाने की। अच्छा, एक भी चीज बताओ, एक लास्ट सवाल मेरा। जी सर। अच्छे व्यक्तित्व की क्या पहचान है? एक सेंटेंस में जवाब। व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस का गुण हो सर। ये तो तुम सैद्धांतिक बात कर दी आपने। जी सर। इसको व्यवहारिक बात करो आप। तो सिद्धांत, मैं फिर इमोशनल इंटेलिजेंस में जाऊंगा, मैं उस पूछ ले लूंगा कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस उसका होना चाहिए। जी सर। जैसे कि एक व्यक्तित्व के लिए कौन कौन से ऐसे गुण उसमें होने चाहिए जो अच्छा व्यक्तित्व हो, अच्छा पर्सनैलिटी जिसको हम मानते हैं। व्यक्ति को धैर्य, साहसी, अच्छा नेतृत्व करता होना चाहिए, अच्छा संवाद करता होना चाहिए। वो एक आदर्श व्यक्तित्व कहलाएगा सर। अच्छा अच्छा, एक चीज आप बता दो, आपने 20 साल का आपको अनुभव है प्रशासन का। अभी जी तक सर। प्रशासन में जो नैतिकता का भाव जो दिखाई देता है भारतवर्ष में, जो इसकी चर्चा शुरू हुई, जी सर। और जो आप प्रशासन में आप काम कर रहे हैं, किन किन बिंदुओं पर अभी तक आपने देखा कि अनैतिक भाव का समावेश आपको दिखाई देता है सरकार में? आज भी सर जो प्रशासक हैं वो अंग्रेजी जो अहम की भावना से काम कर रहे हैं। किसके भाव से? अहम सर, अहम। अच्छा अच्छा अच्छा। अहम की भावना से काम कर रहे हैं। उनमें अभी भी लोगों को जैसे एक कहें कार्य में विलंब करना, कार्य में विलंब का कारण नए नए कानून, मतलब लोगों की प्रशासनिक समस्याओं। अधिकारी मैंने ये सब कमियां दिखाई देती है आपको, है? जी सर। जी सर। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ललित जी। जी सर। मैं करता हूं कंक्लूड इसको। जी सर, कंक्लूड करें। मनोज जी, आपको नोट कर लेना चाहिए कुछ बातें जो आपके जी सर। काम की हैं आगे सुधार करने के लिए। जी सर। सबसे पहले मैं आपकी अच्छी बात बताऊंगा। जी सर। आपका जो आसपास का, आपके एरिया का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है। आपने उनके तथ्यात्मक जानकारी भी अच्छी है और उसके आंसर भी सही दिए हैं। जी सर। ये आपका प्लस पॉइंट है। जी दूसरा, सर। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इसका एनालिसिस करके एक लाइन में आंसर दूं जैसे दुबे सर चाहते हैं, जी तो सर। आपने इस पूरे इंटरव्यू को बहुत ही अनौपचारिक लिया। आपकी लैंग्वेज, आपका कहीं कहीं आपका आंसर, मैं बताऊंगा अभी कि जो आंसर आपने दिए हैं वहां पर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक स्टूडेंट के नाते आपको ये जी सर। देखना चाहिए कि जब भी ऐसे अवसर मिले जहां हमें ऐसे लोगों के साथ मॉक इंटरव्यू देने का अवसर मिले, तो उसको बहुत ही आपको
महत्वपूर्ण मानते हुए इतना सीरियस लेना चाहिए जितना आरपीएससी का इंटरव्यू भी ना हो। जी सर। आपको आपका प्रेजेंटेशन इतना सीरियसनेस के साथ, टू द पॉइंट, लॉजिकली, और जो प्रिंसिपल है फिलॉसफी के, उसके बेस पे होना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी सर। आप में जैसे आप मेडिकल साइंस से आर्ट्स की ओर आए, तो आप में दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। मेडिकल साइंस वाली तार्किकता भी होनी चाहिए, कार्य कारण संबंध भी होने चाहिए, साथ में आर्ट्स का जो एनालिटिकल अप्रोच आपकी जो आर्ट्स आपको दे रहा है वो आपके पास होनी चाहिए। तो आपकी, जब मैंने प्रश्न किए तो आपके जो आंसर थे उसमें स्पष्टता नहीं थी। इवन आपका रात्रि चौपाल है या आपको क्यों चयनित करें, इस पे आपका कोई व्यू नहीं है, जो अभी तक आपको बना देना चाहिए था कि आप जब 1981 के बॉर्न हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा पहला प्रश्न आपसे होगा, और अगर उसका सटीक और टू द पॉइंट प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाएंगे तो वो आपकी शुरुआत को प्रभावित करेगा, जो लास्ट तक चलेगा। जी सर। तो वहां पर आपको जॉब प्रोफाइल पे एक्सरसाइज करने की जरूरत है, उसको आप देखें कहाँ आप स्टैंड करते हैं और क्या आपका और छोर बन रहा है, उसको टच करने की कोशिश करें। जी सर। दुबे सर ने जितने भी प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों को आपने ध्यान से नहीं सुना, और यहाँ पर भी मैंने देखा कि उपाध्याय सर भी प्रश्न कर रहे थे तो वो प्रश्न आप ध्यान से नहीं सुन पाए। हो सकता है आप अंतरात्मा में भी फील कर रहे हो कि आपने ध्यान से सुना, पर वो फिर कहूंगा कि वो आपका अंतरात्मा का प्रेशर है, वो आपने ध्यान से नहीं सुने। तो आगे से प्रयास करें कि प्रश्नों को ध्यान से सुनने के, पूछने वाला आपसे चाहता क्या है। जी सर। ठीक है। जी सर। कैजुअली किसी तरीके से ना लें। आपने कहा कि इंग्लिश मीडियम में से नहीं हूं मैं, अभी अभी कहा आपने। जी सर। इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आपने कहा कि जो है वेतन काटने को लेकर आपने कुछ बातें कही, तो वो तार्किक नहीं थी, वो आपकी ओपिनियन हो सकती हैं, पर वो एक जनरल जो प्रिंसिपल है वो नहीं हो सकता। तो ऐसी बातें जो आप तक ही सीमित रहनी चाहिए, उनको पैनल के सामने रखना उचित नहीं होता। जी सर। जॉब नेचर पे क्लियरिटी होनी चाहिए। आपसे पूछा गया कि एसडीएम रूरल डेवलपमेंट पे क्या भूमिका निभाता है, तो एसडीएम सभी कमिटी, चाहे वो आपकी पुरानी मुख्यमंत्री जल शक्ति अभियान से संबंधित हो, चाहे आपकी जीपीडीपी की हो, चाहे आपके नरेगा की हो। नरेगा एक्ट में प्रोविजन है जहां पर वो अध्यक्ष होता है, तो जितने भी रूरल डेवलपमेंट की, पंचायती राज की और नरेगा की स्कीम्स की जो कमेटी ब्लॉक लेवल की है, उनका वो लीडर होता है, चेयरमैन होता है, और वो मॉनिटर करता है। क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट में लगभग 20 सालों से हो, तो आपको ये चीज प्रैक्टिकली देखने को भी मिली होगी। इस पे आपका पूरा जॉब प्रोफाइल क्लियर होना चाहिए, कहीं पर भी आप रुके नहीं और गलत ना बोले। ठीक है। नगर निगम पे भी आप वापस पढ़े इसको। लोहिया सर बार बार कह रहे थे आप गलत हो, आप पढ़े उसको, वहां गलती है। नगर निगम के 3 जो स्टेज हैं, वहां पर 3 तरह की कैटेगरी है, उसको देखे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जी सर। आपके 3 प्रैक्टिकल आंसर थे। एक ये था कि काम का वर्कलोड ज्यादा है। ठीक है, ये बताता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। जी सर। आपका एक आंसर था इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं, ये बताता है कि आप जो रूटीन के वर्ड हैं, जो जिसके हम कहते हैं, सरल भाषा में मैं कहूं कि वो जो वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको एक कॉमन मैन जो यूज करता है उस टर्मिनोलॉजी को भी समझने में, अगर आप ये कहेंगे कि इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं, तो वो अच्छी बात भी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट को लेकर या अपनी कमी को कभी ना बताएं कि सर वर्कलोड इतना है कि मैं मन की बात सुन ही नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि आप जब काम का प्रेशर होता है तब जिंदगी के सारे जो पक्ष है उसको छोड़ करके सिर्फ उसी में उलझ जाते हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये चीजें आप देखिए। फिर आपने अपने शब्दों में बार बार ये कहा है कि कुछ समय से ऐसा हो रहा है, आपने देखा होगा। तो ऐसे इंडिकेट करने वाले वाक्यों की संरचना नहीं की जानी चाहिए। आपने देखा होगा वो चीज ठीक है, पर आपको तो ये बताना है कि एक जनरल जो चीज निकल के आ रही है, जो थर्ड पर्सन के रूप में होगी, उसी को आपको प्रेजेंट करना है। सेकंड पर्सन को तो आपको इंडिकेट ही नहीं करना है कि आप जानते हैं, आपने देखा है, आपको पता है। इस तरह की बातें आपको कहनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। सामान्य जानकारी बढ़ाओ। सामान्य जानकारी का मतलब यह है कि आसपास राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य परिदृश्य में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। सुशांत सिंह का नाम लेने के बाद आपको पता चला कि क्या चीजें हुई है। और लास्ट बात मैं कहूंगा कि जब हम कोई किसी प्रश्न का जवाब देते हैं तो वो एनालिटिकल अप्रोच से निकला हुआ होना चाहिए। आपके रीजन होने चाहिए। आप 2 तरीके से उसका जवाब दे सकते हो। या तो आप निगमनात्मक पद्धति से उसका स्टेटमेंट जारी कर दो कि मैं ये इसमें विश्वास करता हूं,
और इसके ये रीजन है, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। या आप ये कह दो कि नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, 3 है, 4 है, और इससे ये प्रमाणित हो रहा है कि ये चीज होनी चाहिए, ये उचित है, ये अनुचित है। तो इन दोनों में से एक तरीका आप अपना सकते हो कि आम आदमी की चाय की दुकान पे बैठे हुए जैसे बातें की जाती है, वैसी बातें आप इंटरव्यू में नहीं कर सकते। लॉजिकली, फिलोसफिकल वे में आपको प्रूव करना होता है कि आप उसके पक्ष में क्यों हो, और अगर विपक्ष में हो तो क्यों हो। ये ओवरऑल आपका एनालिसिस था। बाकी सर बताएंगे आगे। उपाध्याय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं, डॉक्टर दिनेश जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, बहुत अच्छा कंक्लूड किया है। इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपया इनका अनुकरण करें जैसा इन्होंने बताया है। जी सर। है ना? आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जी सर, थैंक यू सर। सर लोहिया सर। जी सर, सारी बातें बिल्कुल आपने बता दी। 2-3 बातें वो आपने हालांकि चर्चा कर दी है कि एक वो वेतन कटौती, तो वो भी आपने बड़ा अच्छा बताया कि भाई आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तो जो सरकार का फैसला है आपको उसके साथ ही होना है इंटरव्यू बोर्ड में। तो जी सर। जी सर। और करंट न्यूज की जानकारी रखना है आपको, क्यों चर्चा में है ड्रग्स का इशू इतना। तो बाकी तो सर ने बहुत अच्छा आपको सारा कंक्लूड किया है, बस उन बातों को ध्यान रखिए। थैंक यू सर। थैंक यू। दुबे सर मार्गदर्शन देवे। मिस्टर कुमार, देखिए आपको इम्प्रूवमेंट करना है। आप ऑलरेडी नौकरी में हो आप। जी सर। तो आप सामान्य इंटरव्यू दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। जी सर। आपको विशेष इंटरव्यू देना है ना, आपको विशेष जवाब देना है। जी सर। मतलब कि आप जीनियसनेस में जाना है, मैंने सुपरलेटिव डिग्री में आपको बोलना है, सुपरलेटिव आपको सोचना भी है, तब आपको फायदा होगा ना इस इंटरव्यू देने का। जी सर। जी सर। मैं बात करोगे, एक चीज और मैंने रीड किया है जो अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, उसमें आप आर्गुमेंट के मूड में भी आ जाते हो बोर्ड मेंबर से। ये बहुत नेगेटिव जाता है, आपको पता नहीं है। वहाँ क्या करेंगे लोग, मैडम अभी कुछ बोल रही थी तो आप बोल रहे मैडम ऐसा ही होता है मैडम। अरे आप बोलिए कि मैडम मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ मैडम, लेकिन मैंने लग रहा है मैंने यही पढ़ा है। एक तरीका होता है ना, कटसी होता है बोर्ड के सामने एक्सपर्ट से बोलने का। आप मौक मत करो। आप लोग सोचते हैं कि तो मौकी है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जो आपके इंटरव्यू लेंगे ना, उससे ज्यादा लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं इस बोर्ड में। जी सर। जी सर। जो उनको भी पढ़ाए हैं, जो मेंबर बन गए हैं वो सब लोग। जी सर। इस चीज का ध्यान रखो। आप एक इंटरव्यू का अपना कटसी होता है बच्चे। ये वार्तालाप के माध्यम से हम आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट कर रहे हैं। यही तो टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितना ईर्ष्यालु हो, कितना गुस्सा करते हो, कितना टॉलरेंस है आप में, कितना कंपैशन है आप में, एप्टीट्यूड आपका किस प्रकार का है। यही तो टेस्ट होता है आपका। ज्ञान का थोड़ी टेस्ट है। हाँ, ज्ञान है तो आप गंभीर रहोगे, अच्छा जवाब दोगे। ज्ञान नहीं है तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो। आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो, इंटरव्यू खराब होने लगता है। तो बोर्ड मेंबर को पता चल जाता है कि इसमें अस्थायित्व तो नहीं है, लोक सेवा का गुण नहीं है, तो आपको सिलेक्शन नहीं करता है तो कर देता है। तो इसलिए आर्गुमेंट मत करो। आपने एक जगह और ब्लंडर किया है, जो मैंने लास्ट में पूछा तो आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बोला कि आजकल डिले कर रहे हैं कामकाज। आप वही अधिकारी आप बनने जा रहे हो। यहाँ हम लोग 2-3 लोग तो सरकार की व्यवस्था के लोग बैठे हुए हैं इस बोर्ड में। तो सरकार की व्यवस्था के लोग हम लोग हैं, सरकार के पार्ट हैं, आप भी हैं। तो उसी सरकार की हम क्यों खिल्ली उड़ाएंगे क्या? वो भी तो जो आपके सामने लोग बैठेंगे, वो भी लोग तो सरकारी लोग बैठे रहेंगे, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग रहेंगे या एक्सपर्ट रहेंगे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहेंगे। यदि उनके खिलाफ बोलोगे तो आपको पता है सीधा 37 नंबर दे देगा, एकदम ऐसा नंबर देगा कि सिलेक्शन ही नहीं होगा। क्योंकि कभी भी प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हमको नहीं बोलना है। हमको सकारात्मक अपना विचार देना है, सुधार का उपाय जरूर बताना है। वो भी ऐसे लहजे में बोलना है जिससे कि उसको लगे कि एक अदब के साथ, रेस्पेक्टफुली मैनर में बच्चा जो है एक बेटरमेंट के लिए, राष्ट्र के अच्छे निर्माण कैसे होगा, भारतवर्ष का भला कैसे होगा, राजस्थान का भला कैसे होगा, इस व्यू से बोल रहा है। ये होना चाहिए। आप तुरंत बोल रहे हो कि प्रशासनिक अधिकारी आजकल काम काज डिले कर रहे हैं, तो हमारा जो राइट ऑफ टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। ये तो बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो वही बात हो जाएगी ना, भाई जिस थाली में हम भोजन कर रहे हैं उसी में सुराग कर रहे हैं। जी सर। कभी भी मत करना। आप प्रशासनिक अधिकारी हो चुके हो, आप इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हो, आप बढ़िया से काम करो। बहुत समय दिया गया आपको। आप लोग को मॉक की जरूरत है और क्लास की भी जरूरत है। मॉक कीजिए आप लोग। जी सर। तो कब है? अभी तो इंटरव्यू की डेट थी, जो अक्टूबर की इंटरव्यू की डेट पोस्टपोन होगी सर। अक्टूबर में थे, अभी पोस्टपोन कर दिया। अच्छा है, दिस इज गुड फॉर यू।
तुम लोग को पिछले वाला बच्चा भी ऐसे ही कैजुअल अप्रोच था। आप लोग को जरूरत है ये सब करने का, वॉक करने का, क्लास करने का, अपने आप को ब्रशअप करने का। रूस लेवल पर नहीं आ रहे हो आप लोग, इसलिए इतना फीडबैक देने की जरूरत पड़ती है। तो आईएएस के बच्चों को भी हम लोग 5 मिनट में फीडबैक देके भेज देते हैं। वो देवेंद्र दत्त का मैंने इंटरव्यू लिया है, आपके राजस्थान का स्टूडेंट था 23 साल में जो बना था सिविल सर्विस, देवेंद्र दत्त। आप देखना मेरा यूट्यूब पर है, पुष्पेश जी और मैं उसका इंटरव्यू लिए थे। 60 लाख लोगों ने देखा है उसको। जी सर। आप उसका सुनना कैसे इंटरव्यू होता है। जी सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम। सर, आपको सकारात्मक सोच और सुधारात्मक प्रयास दोनों ही रखने होंगे। 2 शब्दों में मेरा यही कहना है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ललित सर कंक्लूड कीजिए। जी सर, बढ़िया रहा और पूरे बोर्ड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मनोज जी। थैंक यू सर। सर